हेलो बच्चों। देखो आज चालू करते हैं अपन रोटेशनल मोशन। लास्ट सेक्शन में अपन सारी चीजें जो पढ़ रहे थे वो एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए पढ़ रहे थे। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में हमने पढ़ा था सबसे पहले सेंटर ऑफ मास, है ना। सेंटर ऑफ मास में हमने दो पार्टिकल्स के लिए सेंटर ऑफ मास फाइंड करना सीखा था। फिर बहुत सारे n पार्टिकल्स हो उनके लिए सेंटर ऑफ मास फाइंड करना सीखा था। देन we have learned to calculate the center of mass for a system of particles और basically a continuous distribution, है ना। डिस्ट्रीब्यूशन हमने दो टाइप के पढ़े थे वहां पर, डिस्क्रीट वाला एंड कंटिन्यूस वाला। कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हो जाएगा कि अगर एक रॉड हुआ, डिस्क हुआ, है ना, रिंग हुआ, ये सब कोन हुआ, स्फीयर हुआ, तो इन सब ज्योमेट्री है जो कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन जिनमें मास हो रहा है उनके लिए सेंटर ऑफ मास की पोजीशन कैसे फाइंड की जाती है वो हमने सीखा था। क्लियर है यहां तक। अब इसमें ही आता है नेक्स्ट सेक्शन, रोटेशनल मोशन। देखो रोटेशनल मोशन इज बेसिकली रिलेटेड टू सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में जो हम चीजें किया करते थे, सर्कुलर मोशन बेसिकली क्या होता था कि कोई एक पार्टिकल है वो किसी पर्टिकुलर फिक्स्ड एक्सिस और फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड ऐसे रिवॉल्व होता रहेगा। सो दैट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। वहां पर अपने दो टाइप की सर्कुलर मोशन पढ़ी थी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यही रिलेटेड है रोटेशनल मोशन से कि रोटेशनल मोशन में देखो बेसिकली हो क्या रहा होता है, सर्कुलर मोशन ही हो रहा होता है, लेकिन रोटेशनल वर्ड कब आएगा, फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, यानी बहुत सारे पार्टिकल्स अगर रिवॉल्व होते हैं या रोटेट करते हैं, सो दैट इज सर्कुलर रोटेशनल मोशन, है ना। यानी ऐसा बोल सकते हैं कि अपन कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कुलर मोशन इज इक्वल टू रोटेशनल मोशन। कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कुलर मोशन क्या हो जाएगा, रोटेशन मोशन के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है यहां तक। अब यहां पर एक छोटा सा टर्म आता है रिजिड बॉडी। इसके बारे में अपन पहले सीख लेते हैं कि ये क्या होता है। रिजिड बॉडी का मतलब, रिजिड बॉडी ऐसी बॉडी है जिसको कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाकर हम डिफॉर्म नहीं कर सकते। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर डिफॉर्मेशन आ जाता है तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो रिजिड बॉडी नहीं होगा और उसको अपन डिफॉर्मेशन बॉडी बोलेंगे। ठीक है, तो रिजिड बॉडी का मतलब क्या है, ऐसा ऑब्जेक्ट या ऐसा बॉडी जिसमें बाय अप्लाइंग एन एक्सटर्नल फोर्स यू कैन नॉट डिफॉर्म इट, है ना। तो अगर उसमें डिफॉर्मेशन का मतलब क्या है, देखो बेसिकली बेंड नहीं कर सकते, रोटेट या ट्विस्ट नहीं कर सकते, है ना, ऐसे खींच नहीं सकते, दबा नहीं सकते, कंप्रेस, एक्सपांशन, ये सब चीजें किसमें आ जाती हैं, बेसिकली डिफॉर्मेशन में आ जाती है। तो ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जिसको डिफॉर्म नहीं किया जा सकता। अब सोच के देखो ऐसा कोई ऑब्जेक्ट होता है क्या, एक्चुअली कोई भी ऑब्जेक्ट पर अगर तुम फोर्स लगाओगे तो उसमें कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन तो सीधी सी बातें आने ही वाला है ना। इस मार्कर को अगर मैं बहुत ज्यादा फोर्स ऐसे पकड़ के ऐसे खींचूंगा देन तो कुछ डिफॉर्मेशन इसमें आएगा, लेकिन हाँ कम फोर्स लगाकर ऐसे खींचूंगा तो इट माइट पॉसिबल कि डिफॉर्म नहीं हो लेकिन ऐसे रोटेट होने लग जाए। देखो फोर्स लगा रहे हैं, डिफॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। सो दिस मार्कर कैन बी अज्यूम्ड एज अ रिजिड बॉडी फॉर दिस पर्टिकुलर सिचुएशन जिसमें तुम इतना फोर्स लगा रहे हो। अब हो सकता है कि अगर मैं ज्यादा फोर्स लगा दूं तो फिर ये डिफॉर्म हो जाए, तो फिर वो वाली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, है ना। तो रिजिड बॉडी क्या हो गई, अ बॉडी विच कैन नॉट बी cannot be deformed by applying an external force। ठीक है, तो an object which cannot be deformed by applying an external force is called rigid body। ठीक है, दूसरी कंडीशन रिजिड बॉडी के लिए जो होती है कि पोजीशन ऑफ रिलेटिव पोजीशन, आई वुड से relative position of particles remains same, है ना। इसका क्या मतलब है, देखो एक अपनों ने ना एनएलएम में एक चीज डिस्कस करी थी कि रॉड की जब वेलोसिटी हम फाइंड कर रहे होते हैं तो हमने एक कंडीशन लिया था कि रॉड जो है उसके जो पार्टिकल्स हैं उनकी रिलेटिव वेलोसिटी 0 होती है, पार्टिकल आपस में कभी मोशन नहीं कर रहे होते हैं, वही वाला पॉइंट है ये। तो जैसे सपोज करो कि एक रिजिड बॉडी मैंने लिया, है ना। अब एक पॉइंट है ए यहां पर है, दूसरा पॉइंट है बी वो यहां पर है, इन दोनों के बीच में कुछ स्ट्रेट लाइन अपन ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, है ना। तो अब इस ऑब्जेक्ट को तुम कहीं भी उठाकर लेके चलाओ, इसके साथ घुमाओ, इसको मोशन करवाओ, इसको कुछ भी करो, ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस है दैट शुड नॉट चेंज। अगर ये चेंज हो गई तो ये रिजिड बॉडी नहीं रहेगी, ये हमेशा क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। सो दैट इज द कंडीशन ऑफ अ रिजिड बॉडी, है ना। यानी कि इसको कुछ भी करो ये पार्टिकल आपस में मिलने नहीं चाहिए, दूर नहीं जाने चाहिए। इसीलिए अपन वहां पर इनकी रिलेटिव वेलोसिटी को 0 किया करते थे कि ये दोनों पार्टिकल एक दूसरे के रेस्पेक्ट में हमेशा रेस्ट में रहेंगे, ये कभी भी एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मोशन नहीं करेंगे।
क्लियर है? हाँ, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्वियसली ए कैन मूव, बी कैन मूव विद डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटीज, बट एक दूसरे के रेस्पेक्ट में वो मोशन नहीं कर रहे होंगे। सो दैट इज कंडीशन ऑफ अ रिजिड बॉडी। क्लियर है? अब सपोज करो तुमने क्या किया, यहां पर इन दोनों पॉइंट को कुछ वेलोसिटी दे दी, ठीक है। लेट अस से इसको मैं वी दे देता हूं, ये कुछ एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से थीटा, और एक ऑब्जेक्ट है ये वी ए है, ये हॉरिजॉन्टल से θ1, ये θ2 बना रहा है। क्लियर है? तो अब क्या करोगे, देखो ऐसी सिचुएशन में क्या कर सकते हैं अपन, इनकी अगर रिलेटिव वेलोसिटी मैं देखूं तो इसके कंपोनेंट कर सकते हैं, राइट। एक काम करते हैं, इस वी ए को अपन इधर लिखते हैं, ठीक है। ये एंगल θ1 है, दिस इज वी ए। तो इसका अगर कंपोनेंट करें तो देखो क्या दिखेगा, ये ए हो गया, ये बी हो गया, वी ए जो है वो कुछ ऐसे है, ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा बना रहा है, θ1, तो ये हो जाएगा वी ए कॉस θ1, और इधर आ जाएगा वी ए साइन θ1। वी बी जो था वो कुछ ऐसा था, है ना, ये एंगल थीटा था, तो ये हो जाएगा वी बी कॉस θ2, और इधर हो जाएगा वी बी साइन θ2। क्लियर है? अब अच्छे से अगर तुम देखो यहां पर, तो जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं, एक काम करते हैं अपन, और इससे बेटर कि जो इसके कंपोनेंट ले रहे हैं हम, वो रॉड के या इस लाइन के जो जॉइनिंग लाइन है उसके परपेंडिकुलर और उसके पैरेलल लेते हैं, है ना, तो समझना थोड़ा सा और बेटर हो जाएगा अपने लिए। तो देखो क्या किया मैंने, ये जो एंगल है ना, इसको मैं रॉड के साथ ही ले लेता हूं, ठीक है। ये रॉड के साथ कुछ एंगल थीटा बना रहा था, और ये रॉड के साथ कुछ एंगल θ1 और ये θ2 है, ठीक है। तो ये पॉइंट ए आ गया, ये पॉइंट बी आ गया, बी की वेलोसिटी कुछ ऐसे है, सो दिस इज वी बी, ये एंगल यहाँ से θ2 बना रहा है, और ए की वेलोसिटी कुछ ऐसे है, दिस इज वी ए, ये एंगल θ1 बना रहा है। इसके दो कंपोनेंट करे जाएं तो ये हो जाएगा वी ए साइन θ1, ये हो जाएगा वी ए कॉस θ1, वी बी के लिए करेंगे अगर तो ये हो जाएगा वी बी कॉस θ2, और इधर हो जाएगा वी बी साइन θ2। अब देखो रिलेटिव मोशन मतलब रिलेटिव पोजीशन चेंज नहीं होनी चाहिए ए एंड बी की, तो ए के लिए ये वेलोसिटी क्या बोल रही है, वी ए कॉस θ1 की पॉइंट उधर जाना चाहिए, इसके लिए क्या बोल रही है, वी बी कॉस θ2 उधर जाना चाहिए। ये दोनों की जो पोजीशन है वो सेम रहनी चाहिए, इसका मतलब इन दोनों की वेलोसिटी सेम रहनी चाहिए। या ऐसा बोल सकते हो तुम कि वी ए बी का मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी शुड बी 0, है ना। तो वी ए बी को अगर मैं 0 करूं तो ये हो जाएगा वी ए कॉस θ1 माइनस वी बी कॉस θ2 इज इक्वल टू 0। ठीक बात है? तो यहां से एक कंडीशन मिल जाती है अपने को, वी ए कॉस θ1 इज इक्वल टू वी बी कॉस θ2। ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए फॉर अ रिजिड बॉडी। क्लियर है बात? यानी उसके जॉइनिंग लाइन के अलोंग वाले जो भी कंपोनेंट है वेलोसिटी के, वो सेम होने चाहिए या उनकी रिलेटिव वेलोसिटी 0 होनी चाहिए, तो ये रिजिड बॉडी रहेगी, अदरवाइज नहीं रहेगी। अब बात आती है कि सर ये जो साइन वाले कंपोनेंट हैं वो क्या करेंगे? ठीक है, तो अब देखो उसके रेस्पेक्ट में अगर देखें, ए का वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू बी, ये परपेंडिकुलर टू द जॉइनिंग लाइन, ये तो थी पैरेलल टू द जॉइनिंग लाइन, वो तो दोनों सेम रहेंगे। परपेंडिकुलर अगर देखें अपन तो कंपोनेंट क्या बनेंगे, देखो वी बी साइन θ2 इधर है, सपोज दिस इज पॉजिटिव डायरेक्शन एंड दिस इज नेगेटिव डायरेक्शन, तो वी ए बी यानी अगर ए के रेस्पेक्ट में तुम बी को देखोगे तो कैसा दिखेगा, ऐसे घूम रहा है। और जब कभी भी वेलोसिटी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर क्या है, ये जॉइनिंग लाइन वाला, जब कभी भी पोजीशन वेक्टर परपेंडिकुलर हो वेलोसिटी वेक्टर यानी आर और वी दोनों परपेंडिकुलर हो, देन वो जो मोशन होती है वो अपने पास सर्कुलर मोशन होती है। सर्कुलर मोशन में भी तो ऐसा ही हो रहा होता है, ये यहां पर पोजीशन वेक्टर जो कि रेडियस होता है और ये अपना वेलोसिटी वेक्टर होता है। तो जब कभी भी ऐसा हो तो पार्टिकल क्या करेगा, सर्कुलर मोशन कर रहा होगा। तो यानी ये कंपोनेंट क्या बोल रहा है, वी बी साइन θ2 की जो बी पॉइंट है विद रेस्पेक्ट टू ए इट विल रोटेट, यानी ये उसका सेंटर हो जाएगा और ये उसकी रेडियस हो जाएगी। समझ आ रही है? तो अगर मैं रिलेटिव वेलोसिटी निकालूं, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, है ना, दिस इज परपेंडिकुलर टू जॉइनिंग लाइन। ठीक है, तो वी ए बी का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, देखो वी बी साइन θ2 माइनस ऑफ वी ए साइन θ1। माइनस क्यों लगाए, क्योंकि ये पॉजिटिव ले रहे हैं, ये नेगेटिव, किसी एक को पॉजिटिव किसी एक को नेगेटिव तुम ले सकते हो, और ऑपोजिट डायरेक्शन में तो एनीवे रिलेटिव वेलोसिटी ऐड हो जाती है, अपने को पता है।
तो यहां से हो जाएगा VA साइन थीटा 1 प्लस VB साइन थीटा 2। ये हो जाती है रिलेटिव वेलोसिटी। इस रिलेटिव वेलोसिटी के साथ पार्टिकल B विल परफॉर्म सर्कुलर मोशन विद रेस्पेक्ट टू A पॉइंट। क्लियर है? अब अगर तुमको पूछ लिया जाए कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा AB इज इक्वल टू VAB अपॉन R। ओमेगा इज इक्वल टू V बाय R होता है, ये अपना सर्कुलर मोशन में पढ़ चुके हैं। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वेलोसिटी V से जा रहा है और उसकी सेंटर से डिस्टेंस जो है वो R है, तो V बाय R इज योर ओमेगा। अब ये डिस्टेंस मान लेते सपोज करो L है, तो VAB अपॉन L, यानी कि हो जाएगा VA साइन थीटा 1 प्लस VB साइन थीटा 2 डिवाइड बाय L। क्लियर है बात? तो ये हो जाता है अपने पास ओमेगा AB का वैल्यू। ये हो जाएगी इसकी सर्कुलर मोशन या रोटेशनल मोशन की एंगुलर स्पीड। देखो ये जो एंगुलर स्पीड है वो एक्चुअली अपनों ने पॉइंट A की निकाली है, लेकिन यही एंगुलर स्पीड इसके सेंटर ऑफ मास की भी होगी। ध्यान रखना, एंगुलर स्पीड हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट की सेम रहती है। जैसे अगर सपोज करो ये मार्कर है, अगर इस मार्कर को मैं इस एक्सिस के साथ घुमाता हूं ऐसे ये करके, है ना, तो इधर ये वाला जो पॉइंट है उसकी भी एंगुलर स्पीड, ये जो पॉइंट है उसका एंगुलर स्पीड, ये जो पॉइंट है उसका एंगुलर स्पीड, सारे पॉइंट का एंगुलर स्पीड विल बी सेम ओनली, है ना। सिर्फ जो लीनियर स्पीड है ना वो चेंज होगा। एंगुलर स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट रिमेन्स सेम, और वो जो सेंटर ऑफ मास का होता है वही सारे पॉइंट का होता है। तो ये ओमेगा AB एक्चुअली अपने निकाला तो किसके लिए, AB वाली चीज के लिए निकाला है, पर दिस इज ट्रू फॉर कंप्लीट रिजिड बॉडी के लिए। समझ में आ रही बात? तो ये हो जाता है अपना सिंपल सा रिजिड बॉडी के एग्जांपल, और उसकी कुछ कंडीशंस हमने पढ़ ली हैं। अगर रिजिड बॉडी में कोई भी दो पॉइंट की वेलोसिटी वो अपने को दे दे एंड देन पूछे कि भाई इनकी एंगुलर स्पीड बताओ, तो भी अपन यहां से काम कर सकते हैं। क्लियर है बात? अब नेक्स्ट इसमें आता है कि अगर कोई भी रिजिड बॉडी रोटेट हो रही है ना, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं अपन, इक्वेशन ऑफ मोशन और वो सारी चीजें जो अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सर्कुलर मोशन में, सारी की सारी जो इक्वेशंस है वो अपने को सिर्फ अप्लाई कर देनी किसके लिए, रोटेशनल मोशन के लिए, या बेसिकली रिजिड बॉडी के लिए। ठीक है, तो देखो क्या करोगे, सपोज करो कि एक अपन रेफरेंस फ्रेम ले लेते हैं। ठीक है, एक रिजिड बॉडी था, इसमें मैं वही दो पॉइंट ले लेता हूं। ठीक है, अब ये जो रिजिड बॉडी है, ये जो AB है एक्चुअली, ये कुछ R1 पोजीशन पर है पहले। ठीक है, अब ये जो रिजिड बॉडी है वो रोटेट होकर यहां पर आ गई है। अब ये जो AB है वो R2 पोजीशन पर है। ठीक है, इसका रेफरेंस लाइन यानी एक्स एक्सिस के साथ पहले एंगल θ1 था, अब एंगल θ2 है। यानी ये जो ऑब्जेक्ट है वो एक्चुअली ऐसे घूम गया है पूरा। ठीक है, ऐसे कुछ सर्कुलर मोशन ये कर रहा है ना। तो अब अपने को इसके लिए डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर स्पीड और वो सारी चीजें फाइंड करनी रहती हैं एक्चुअली। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीज, ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये पूरी रिजिड बॉडी है, ये खुद के अराउंड नहीं घूम रही, यानी जो इसकी रोटेशनल एक्सिस है वो रोटेशनल एक्सिस यहाँ ओरिजिन पर है, इसके अबाउट इसको घुमा रहे हैं अपन। देखो समझो, ये रोटेशनल एक्सिस हुई, यहां पर इसको बांध के रखा है और फिर ऐसे घुमा रहे हैं। जैसे सपोज करो ये ऐसा कुछ चीज है, समझ आ रही है? तो ये ऑब्जेक्ट उठ के यहां पर आ गया, तो इसके सारे पार्टिकल्स भी उठ के आ गए होंगे। तो इसमें से मैंने कोई भी दो पार्टिकल कंसीडर कर लिए A एंड B, और उनकी एंगुलर पोजीशन ले लिए। इसकी एंगुलर पोजीशन θ1 हो गई और इसकी एंगुलर पोजीशन θ2 हो गई बाय द टाइम, है ना। सपोज करो ये कोई t इक्वल टू T1 पर है और ये t इक्वल टू T2 पोजीशन पर है। तो एंगुलर स्पीड कैसे फाइंड करोगे, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी से। थीटा इज योर एंगुलर पोजीशन, है ना, वही सर्कुलर मोशन का ही केस चल रहा है, लेकिन वहां पर पार्टिकल हुआ करता था, यहां पर वो पार्टिकल नहीं होके क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, पूरा रिजिड बॉडी है ना। सर्कुलर मोशन में अपन एक पार्टिकल लेते थे, स्मॉल ऑब्जेक्ट लेते थे, यहां पर स्मॉल ऑब्जेक्ट नहीं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट है बहुत सारा, उसी को अपन रिजिड बॉडी बोलते हैं। तो सेम चीजें इसके लिए भी अप्लाई हो जाएंगी। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, ये जो डायरेक्शन होती है, देखो ये डायरेक्शन कैसे लिखोगे, ये राइट हैंड थंब रूल से अपन फाइंड कर सकते हैं। मैंने वहां पर भी तुमको बताया था ओमेगा की डायरेक्शन कैसे फाइंड कर सकते हैं, राइट हैंड थंब रूल से। कैसे फाइंड करोगे, कर्ल योर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, जहां भी उसकी मोशन हो रही है, या वेलोसिटी की डायरेक्शन में, ऐसे भी तुम बोल सकते हो, है ना। तो सबसे पहले अपन प्लेस करेंगे फिंगर्स को इन द डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर, देन कर्ल द फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसे है ना, तो ऊपर की साइड। योर थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा। समझ आ रही है? तो क्या करना है, राइट हैंड थंब रूल से जहां भी पोजीशन वेक्टर है उस डायरेक्शन में अपने को इसको फिंगर्स को प्लेस कर देना है। जैसे अगर इसी केस के लिए बात करूं मैं, राइट हैंड थंब रूल यूज में लेना है, लेफ्ट हैंड नहीं।
ये पोजीशन वेक्टर इधर आया तो दो तरीके हैं, एक तो मैं ऐसे रख सकता हूं हाथ को, दूसरा ऐसे रख सकता हूं हाथ को, है ना। जब ऐसे रखूंगा तो कर्ल ऊपर की साइड ही कर पाऊंगा, नीचे तो कर नहीं पाऊंगा। अगर नीचे करना हो तो मुझे ऐसे रखना पड़ेगा हाथ को, है ना। तो अब ये देखते हैं अपन कि हाथ रखने के बाद वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर है। तो अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसी है तो इसको कर्ल करना पड़ेगा ऊपर की साइड, और जब ऊपर करोगे तो थंब कहां आएगा, बाहर की साइड आएगा, है ना। तो अगर इस पर्टिकुलर केस के लिए देखें अपन ओमेगा, तो कौन सी साइड में वो आउटवर्ड है। अगर ये बोर्ड वाला प्लेन में बात कर रहे हैं तो डायरेक्शन ऑफ ओमेगा विल बी आउटवर्ड डायरेक्शन, है ना, इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। समझ आ रही बात। देन ओमेगा को अगर फाइंड करना है तो ओमेगा आ जाता है अपने पास डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। क्लियर है बात। ये तो हो गया एवरेज वाली वैल्यू। अगर तुमको इंस्टेंटेनियस चाहिए तो इंस्टेंटेनियस भी आता है, वही सेम रूल है, डी थीटा अपॉन डी टी, और यहां पर हो जाएगा अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा बाय डी टी। क्लियर है बात। तो ये इंस्टेंटेनियस के लिए हो जाएगा। यहां पर भी इक्वेशन ऑफ मोशन सेम अप्लाई हो जाती हैं जो सर्कुलर मोशन के लिए अप्लाई हुई थी। कौन कौन सी हैं? 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी अपनों ने फॉर रोटेशनल मोशन, ठीक है। तो हो जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, देन हो जाएगा अपने पास थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, देन हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। क्लियर है। तो ये इक्वेशन अपन लगा सकते हैं, यहां पर लिख लेते हैं ओमेगा नॉट इज इनिशियल एंगुलर स्पीड, ओमेगा इज फाइनल एंगुलर स्पीड, देन अल्फा इज एंगुलर एक्सिलरेशन, देन आ जाएगा तुम्हारे पास थीटा इज एंगुलर पोजीशन एंड टी इज योर टाइम। ठीक है। एंगुलर एक्सिलरेशन जो होता है AT, उसको अपन अल्फा उसको AT की टर्म्स में भी लिख सकते हैं। AT इज इक्वल टू आर अल्फा, है ना, ये चीज ध्यान आ रही है। AT इज इक्वल टू आर अल्फा होता है। AT इज व्हाट, टेंजेंशियल एक्सिलरेशन, और AC इज इक्वल टू होता है V स्क्वायर अपॉन आर, और बेसिकली आर ओमेगा स्क्वायर, है ना। तो 2 एक्सिलरेशन होता है। यहां पर जो मोशन होगी वो मैक्सिमम केसेस में नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही बनेगी, ठीक है। तो यानी इसका एक्सेलरेशन बढ़ता चला जाएगा। कांस्टेंट भी कर सकता है, कांस्टेंट के लिए AT का जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगा उस केस में, है ना। तो ओमेगा जो है वो कांस्टेंट रहेगा। फिर अगर एंगुलर स्पीड कांस्टेंट है देन तो ये जो AT वाला टर्म है वो 0 होता चला जाएगा, अल्फा 0 हो जाएगा, है ना। तो सिर्फ AC आएगा, और AC तो आना ही वाला होता है, ये अपने को पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है उसके बिना सर्कुलर मोशन नहीं हो सकती, और सर्कुलर नहीं हो सकती तो रोटेशन नहीं हो सकती। यानी सेंट्रीपिटल फोर्स तो आना ही आना है पिक्चर में। AT डिपेंड करता है या अल्फा डिपेंड करता है कि जो मोशन है वो नॉन यूनिफॉर्म है कि यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए अल्फा अपन फाइंड कर लेंगे यहां से, इसके रिलेटेड अपन ने क्वेश्चन किए हुए हैं। समझ आ रही बात। चलो देखो, एक क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, बोल रहा है कि एक रॉड है, लेंथ L दिया है, इज रेस्टिंग ऑन द वॉल एंड द फ्लोर, इट्स लोअर एंड इज पुल्ड टुवर्ड्स राइट विद वेलोसिटी V नॉट, फाइंड द एंगुलर स्पीड इफ रॉड मेक्स एन एंगल थीटा विद द फ्लोर। तो देखो क्या दिया हुआ है, ये क्वेश्चन कर चुके हैं अपन NLM में ऑलरेडी। एक वॉल है और एक फ्लोर है ना। यहां एक रॉड दी हुई है अपने को, और इस रॉड को जो लोअर एंड है उसको अपन V नॉट वेलोसिटी से खींच रहे हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ये एंगल थीटा दिया हुआ। तो पूछ रहा है कि इसका एंगुलर स्पीड कितना होगा वो बताओ। देखो इसमें क्वेश्चन एक ये भी बनता है कि इसका जो अपर एंड है उसकी वेलोसिटी कितनी है वो बता दो, दूसरा ये भी बनता है कि एंगुलर स्पीड कितनी है वो बता दो, ठीक है, अगर इसको V नॉट से उधर खींचा जा रहा है तो। अब इसमें जहां NLM में अपन केस किया करते थे वही सेम केस है। इसमें करते क्या है अपन कि रिजिड बॉडी का कंडीशन लगाते हैं, रॉड इज अ रिजिड बॉडी, राइट। तो जो इसके पार्टिकल हैं उनका रिलेटिव वेलोसिटी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो एक पार्टिकल अपन इसको ले लेते हैं और दूसरा पार्टिकल इसको ले लेते हैं। तो सपोज करो कि ये जो वेलोसिटी है वो V है, ठीक है। तो यहां पर 2 कंपोनेंट अपन को करने पड़ेंगे। ये कंपोनेंट हो जाएगा, देखो ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, ये हो जाएगा V cos थीटा, और इधर आ जाएगा V sin थीटा, है ना। इसके अगर कंपोनेंट करेंगे अपन तो देखो एक तो बनेगा इसके इधर और दूसरा बनेगा इसके इधर। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा,
तो वी नॉट का ये आ जाएगा वी नॉट कॉस थीटा और ये हो जाएगा वी नॉट साइन थीटा। अब दिख रहा है तुमको साफ साफ कि इस पॉइंट की वेलोसिटी है वी साइन थीटा और इस पॉइंट की वेलोसिटी है वी नॉट कॉस थीटा। तो क्या होना चाहिए, दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए, राइट। तो फॉर अ रिजिड बॉडी v sin थीटा शुड बी इक्वल टू v नॉट cos थीटा। तो यहां से v का वैल्यू मिल रहा है v नॉट cot थीटा। क्लियर है बात, यानी जो इसकी वेलोसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, v नॉट cot थीटा हो जाएगी। समझ आ रही बात। आगे फिर इसका अपने को एंगुलर स्पीड पूछ रहा है, तो एंगुलर स्पीड कैसे सॉल्व करोगे, परपेंडिकुलर इसके कंपोनेंट ले लो, राइट। परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन कौन से, देखो एक तो है v cos थीटा और दूसरा है v नॉट साइन थीटा, है ना। तो दोनों का अगर अपन रिलेटिव वेलोसिटी ले लिया जाए तो ओमेगा विल बी इक्वल टू v रिलेटिव अपॉन टोटल लेंथ बिटवीन दीज पॉइंट्स, है ना। रॉड का लेंथ दिया है अपने को l, है ना, यहां से यहां तक का जो लेंथ दिया हुआ है वो l दिया हुआ है, राइट। तो अब देखो v नॉट साइन थीटा उधर गया, v नॉट साइन थीटा प्लस v cos थीटा डिवाइड बाय l। तो ये हो जाएगा v नॉट साइन थीटा एज इट इज प्लस v का वैल्यू रख सकते हैं क्या यहाँ पर, ये हो जाएगा v नॉट cos थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू cos थीटा डिवाइड बाय l। क्लियर है बात। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लिया जाए तो cos स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से v नॉट मैं कॉमन ले लेता हूं, या v नॉट अपॉन साइन थीटा इनफैक्ट कॉमन आ जाएगा, तो इधर साइन थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय एल एज इट इज। ये तो हो गया 1, तो हो गया वी नॉट अपॉन एल कॉसेक थीटा। ये हो जाएगा इसका एंगुलर स्पीड, इस रॉड का एंगुलर स्पीड कितना होगा, वी नॉट कॉसेक थीटा होगा। समझ आ रही बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर अपन। देखो मैंने यहां पर कुछ पॉइंट्स लिख दिए हैं रिलेटेड टू रोटेशनल मोशन। बोल रहा है कि विद रेस्पेक्ट टू एनी पार्टिकल ऑफ अ रिजिड बॉडी द मोशन इज सर्कुलर। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर तुम रिजिड बॉडी में कोई भी दो पॉइंट ऐसे कंसिडर करो और एक पॉइंट की मोशन देखो दूसरे पॉइंट के रेस्पेक्ट में, तो वो सर्कुलर मोशन होती है। सीधी सी बात है, एक पार्टिकल को अगर देखोगे तो सर्कुलर मोशन ही होगी ना। रिजिड बॉडी का मतलब है बहुत सारे पार्टिकल्स, तो उस पार्टिकल, बहुत सारे पार्टिकल को किसी एक पार्टिकल के रेस्पेक्ट में देखेंगे, एक एक पार्टिकल को, तो उन सबकी जो मोशन होगी वो सर्कुलर मोशन होगी और उन सबका जो कॉम्बिनेशन होगा दैट इज कॉल्ड योर रोटेशनल मोशन। तो ऐसा ये पहले पॉइंट में बोल रहा है। फिर बोल रहा है कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिजिड बॉडी विल बी सेम एज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू सम अदर पॉइंट। अभी कैलकुलेट किया था अपने ए का वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू बी, वही एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी रिजिड बॉडी की भी और वही वेलोसिटी होगी रिजिड बॉडी के सेंटर ऑफ मास की भी। देखो ध्यान रखना, जब भी अपन रिजिड बॉडी की बात करते हैं तो यहां पर सेंटर ऑफ मास जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेंटर ऑफ मास जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका, क्योंकि जब कभी भी अपने पास कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है तो हम क्या करते हैं, उसका जो भी मास होता है उसको फोकस करते हैं उसके सेंटर ऑफ मास पर, है ना। तो जब कभी अपने को रिजिड बॉडी या कंटिन्यूअस सिस्टम दिया होगा तो उसको अपन ट्रीट कैसे करेंगे, सेंटर ऑफ मास अज्यूम कर समझ आ रही बात। चलो नेक्स्ट है, इसमें फिर अपन पढ़ते हैं आगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नेक्स्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज सेम एज इनर्शिया और रिलेटेड टू इनर्शिया। इनर्शिया आप लोगों ने पढ़ा था काइनेमेटिक्स में या एनएलएम में, वहां पर इनर्शिया की जो वैल्यू थी वो क्या थी कि कोई भी ऑब्जेक्ट का अगर तुमको स्टेट चेंज करना है तो पहले इनर्शिया को ओवरकम करना पड़ेगा। यानी इनर्शिया बेसिकली ऐसा प्रॉपर्टी, ऐसा क्वांटिटी होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का या बॉडी का जिससे वो अपनी चेंज ऑफ स्टेट को अपोज कर रहा होता है। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वो मोशन में है तो मोशन में ही रहने का ट्राई करता है। अगर तुम उस मोशन वाली स्टेट को चेंज करके रेस्ट वाली स्टेट में लेके आना चाहते हो तो तुमको क्या करना पड़ेगा, जो इनर्शिया उसको रोक रहा है उसको अपोज करना पड़ेगा। यानी कि ज्यादा फोर्स कम फोर्स डिपेंड करता है उसके इनर्शिया पर। जैसे सपोज करो
कि एक कार है और एक ट्रक है, दोनों मोशन कर रहे हैं, दोनों स्टेट कौन सी है, मोशन वाली स्टेट है। अब दोनों को रोकने के लिए जो फोर्स लगाना पड़ेगा वो किस में ज्यादा लगाना पड़ेगा, जिसका इनर्शिया ज्यादा है, क्योंकि वो ज्यादा अपोज कर सकता है। तो सीधी सी बात है, तुमको ट्रक को रोकने में ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा एज कंपेयर टू कार। समझ आ रही है? सिमिलरली अगर उसका रेस्ट वाली पोजीशन से मोशन वाली पोजीशन में लेके जाना है तो भी अप्लाइड फोर्स डिपेंड्स ऑन दी मास। बेसिकली जो इनर्शिया होता है डायनामिक्स में, दैट इनर्शिया इज रिलेटेड टू मास, है ना। तो वही सेम टाइप ऑफ प्रॉपर्टी यहां पर होती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो ये जो मोमेंट है ना, दिस मोमेंट वर्ड इज रिलेटेड टू रोटेशन। तो जब कभी भी अपन मोमेंट वर्ड यूज करेंगे तो उसका सीधा सीधा मतलब जाएगा रोटेशन से, है ना। तो रोटेशन का इनर्शिया है ये। इन कॉमन लैंग्वेज वी कैन से दैट दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज रिलेटेड टू इनर्शिया ऑफ अ रोटेशनल मोशन। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट का ऐसा प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो क्या करे, उसके रोटेशनल को, रोटेशन मोशन को क्या करे, अपोज करे, इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। समझ आ रही बात? तो यहां पर अगर सिंपल सा इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं, any property of material due to which it opposes the rotational motion। और बेसिकली चेंज इन रोटेशनल मोशन, है ना। तो चेंज इन रोटेशनल का मोशन का मतलब क्या है, अगर पार्टिकल रोटेट हो रहा था तो उसको रोकने के लिए तुमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फेस करना पड़ेगा। अगर कोई पार्टिकल रुका हुआ था उसको घुमाने के लिए तुमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फेस करना पड़ेगा। समझ आ रही? अब एक पार्टिकल का पहले अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया देख लेते हैं कि पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड करोगे। तो सपोज करो कि एक पार्टिकल है m, ये इस एक्सिस से लेटस से r डिस्टेंस पर है, ठीक है, और इस एक्सिस के अबाउट ये घूम रहा है। क्लियर है? तो यहां पर इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया जाता है इस पार्टिकल का, वो हो जाता है m इंटू आर स्क्वायर से। ठीक है, ध्यान रखना यहां जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इट डिपेंड्स ऑन मास एज वेल एज पोजिशन ऑफ पार्टिकल फ्रॉम रोटेशनल एक्सिस, है ना। इसको नोट लगाकर तुम चाहो तो लिख सकते हो कि जो पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो किस किस पर डिपेंड करता है, मास पर डिपेंड करता है एंड पोजीशन ऑफ रोटेशनल एक्सिस पर डिपेंड कर रहा होता है। क्लियर है बात? इसकी यूनिट अगर अपन देखें तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएंगी, ऐसा यूनिट विल बी मास का हो जाएगा किलोग्राम इनटू मीटर स्क्वायर, राइट। अब दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी एक्चुअली, क्योंकि मास स्केलर है और डिस्टेंस का स्क्वायर आ रहा है तो ये बन जाता है स्केलर क्वांटिटी। अब यहां पर बात आती है कि ये तो था अपने पास एक पार्टिकल के लिए, पर एक्चुअली अपन पढ़ रहे हैं डायनामिक्स ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि बहुत सारे पार्टिकल्स अपने पास अवेलेबल हैं। अगर बहुत सारे पार्टिकल्स अवेलेबल हैं तो फिर उस केस में अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड करेंगे। तो सपोज करो कि अपने पास बहुत सारे पार्टिकल हैं, चलो इसी केस में ले लेते हैं अपन। ठीक है, जैसे कि एक एक्सिस आ गई, यहाँ पर तुम्हारे पास m1 है, यहाँ पर m2 है, यहाँ पर m3 है, ऐसे mn है। ठीक है, इसकी पोजीशन दी हुई है r1, इसकी पोजीशन दी हुई है r2, इसकी पोजीशन दी हुई है r3 और इसकी पोजीशन दी हुई है rn, और ये सारे के सारे पार्टिकल किसी एक कॉमन एक्सिस के अबाउट ऐसे घूम रहे हैं। तो इन सब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी व्हाट, नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I विल बी इक्वल टू, देखो I1 प्लस I2 प्लस जितने सारे हैं ना सबको स्केलर में ऐड कर देंगे, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है तो सीधा सीधा एल्जेब्राइकली ऐड कर देंगे, वेक्टर लगाने की जरूरत नहीं है ना। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, देखो m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर अप टू mn rn स्क्वायर। तो ये आ जाएगा नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, यानी जितने सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हैं तुम्हारे पास उनका सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम फाइंड कर सकते हो यूजिंग दिस फॉर्मूला। जैसे कि अगर एग्जांपल के लिए लिखें, पहले ये फॉर्मूला लिख लो यहाँ पर, दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर n पार्टिकल्स, है ना। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन अपन करते हैं, तो वो क्वेश्चन से तुमको और क्लियर होगा कि एक्चुअली क्या चल रहा है इधर, है ना। सो लेट अस से कि एग्जाम्पल में एक स्क्वायर अपने को दिया हुआ है, ठीक है, ए इसका साइड है
और स्क्वायर के चारों कॉर्नर्स पर एक स्मॉल मास रख दिया है मैंने, इक्वल मासेस है सारे, है ना। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास, ये इसका COM है, एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, है ना। तो क्वेश्चन ऐसा है, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ गिवन सिस्टम अबाउट एन एक्सिस। देखो ये इंपॉर्टेंट है, हमेशा जब भी तुमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करवाएगा ना, वो रेफरेंस फ्रेम जरूर देगा, जैसे सेम सेंटर ऑफ मास में किया करते थे अपन, है ना। सेंटर ऑफ मास जब भी फाइंड करवाएगा तो एक रेफरेंस फ्रेम दिया होगा, उसके अबाउट ही अपन सेंटर ऑफ मास फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। सिमिलर काम मोमेंट ऑफ इनर्शिया में है कि जब कभी भी तुमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करवाएगा तो वो रोटेशनल एक्सिस की पोजीशन अपने को देगा कि भाई किस एक्सिस के अबाउट तुमको चाहिए रोटेशनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ गिवन सिस्टम अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स COM एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। समझ आ रही बात? यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है अपने को अबाउट एन एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास, यानी इसके सेंटर ऑफ मास यहां से पास हो रही है, और परपेंडिकुलर टू द प्लेन, मतलब कि ये मार्कर मैंने रखा हुआ है ऐसा, समझ आई। अब इस एक्सिस के अबाउट तुमको फाइंड करना है सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सिस्टम में कौन कौन है? 4 पार्टिकल्स हैं, 1 2 3, सारे के सारे इक्वल मासेस के हैं। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला फॉर अ पार्टिकल, फॉर अ सिंगल पार्टिकल कितना होता है? m इंटू आर स्क्वायर होता है, जिसमें ध्यान रखना r जो है, r क्या चीज है? पोजीशन ऑफ दैट पार्टिकल फ्रॉम दिस रोटेशनल एक्सिस, है ना। रोटेशनल एक्सिस से उसकी पोजीशन या बेसिकली डिस्टेंस है ना। रोटेशनल एक्सिस का है, ये रही। अब इस पार्टिकल की जो पोजीशन है वो यही है, क्या बताओ? पोजीशन हमेशा परपेंडिकुलर लेनी है, वो जो डिस्टेंस आएगी वो हमेशा परपेंडिकुलर लेनी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही वहां पर फॉर्मूले में काम में लेनी है। अगर किसी एंगल पर है तो अपने को उसका एक कंपोनेंट लेना पड़ेगा। अब यहां तो दिख रही है सीधी सी बात है कि ये जो मार्कर वाली एक्सिस है उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो यही होगी, सिमिलर ये होगा, सिमिलर ये होगा, सिमिलर ये होगा, यानी सबकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो तो सेम ही है। तो किसी भी एक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपन क्या करेंगे? फाइंड कर लेंगे। तो यहां से ये हो जाएगा सपोज तुम्हारा R1 और ये हो जाएगा सपोज तुम्हारा R2, ठीक है। इस एक्सिस के अबाउट उसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, राइट। तो I1 इज इक्वल टू, यहां अपन लिख सकते हैं I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I3 इज इक्वल टू I4, है ना। R की जो वैल्यू है, R क्या होगा? देखो डायगोनल का आधा ही तो है ये, स्क्वायर का डायगोनल कितना होता है? √2a डिवाइड बाय 2, तो ये हो जाएगा a अपॉन √2, राइट। तो यानी डिस्टेंस बन गई पार्टिकल की फ्रॉम दी सेंट्रल रोटेशनल एक्सिस या सेंटर ऑफ मास इज a अपॉन √2। देयरफॉर I1 इज इक्वल टू मास इंटू r स्क्वायर, मास इंटू a स्क्वायर बाय 2, ठीक है। देयरफॉर I net इज 4 टाइम्स ऑफ I1 लिख सकते हैं क्या? क्योंकि I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 करोगे तो सबको ऐड करेंगे तो 4I1 आ जाएगा, क्योंकि सारे के सारे इक्वल ही हैं। तो ये हो जाएगा 4 इंटू ma स्क्वायर बाय 2, तो 2ma स्क्वायर। दिस विल बी द नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस पर्टिकुलर सिस्टम। समझ आ रही? तो बहुत इजी सा है, इंपॉर्टेंट चीज बस यही है कि तुमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां पर फाइंड करनी है, बाकी हो जाएगा, है ना। देखो क्वेश्चन है एक रिलेटेड टू वही क्वेश्चन है, एक बार इसको ट्राई करना सॉल्व करने का, फिर अपन डिस्कस करते हैं ना। वीडियो पॉज करके कोशिश करो कि क्या ये सॉल्व हो जाए। देखो क्या है क्वेश्चन में, अगेन ये एक ट्राइंगल दिया हुआ है, इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं है, साइड इसने दी हुई है LL और ये 12 है, और इस एक्सिस के अबाउट इसको घुमा रहा है ये। इस एक्सिस के अबाउट मतलब देखो इसके प्लेन में ही है ये वाली एक्सिस, ये जो है ना, दिस एक्सिस इज इन द प्लेन ऑफ दिस ट्राइंगल, और ऐसे परपेंडिकुलर ये ट्राइंगल ऐसे घूम रहा है ना। तो अपने को चाहिए इन तीनों मासेस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो एक बार सोच के देखो, देन विल डिस्कस कि क्या हो सकता है इसमें, ठीक है। चलो, हुआ किसी का? क्या कर सकते हैं? देखो अगेन तुम्हारे पास जितने पार्टिकल्स दे सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने को इंडिविजुअली कैलकुलेट करना है, और उस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कर देना है ऐड, ठीक है। 3 पार्टिकल्स हैं, तीनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंडिविजुअली अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले पार्टिकल इसका, फिर इसका और फिर इसका, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कैलकुलेट करने के लिए अपने को 2 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, मास एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द रोटेशनल एक्सिस। देखो ये रही रोटेशनल एक्सिस, बताओ 2m मास की इस एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है?
अरे जो 2m मास है वो तो इस एक्सिस पर ही रखा हुआ है, अगर एक्सिस पर ही रखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ, उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई, उससे 0 हो जाएगी, है ना, यानी इसकी डिस्टेंस 0 हो गई। इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, 2l है, राइट, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, ये l नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज ये है, ठीक है। ये l कब होती, जब जो एक्सिस है वो ऐसी होती, समझ आ रही है, ये बोर्ड के अगर अंदर जा रही होती देन उसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो l होती, फिर तुम डायरेक्टली इसका 3ml स्क्वायर कर देते और इसका कर देते ml स्क्वायर, m2l का स्क्वायर, तो वहां तुम्हारा आंसर आ जाता। लेकिन ये जो एक्सिस है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन नहीं है, इट इज पासिंग फ्रॉम वन ऑफ इट्स एंड इन द प्लेन ऑफ द ट्राइंगल, यानी किसी एक एंड से पास हो रही है और ट्राइंगल के क्या है, परपेंडिकुलर है, तो उस एक्सिस के अबाउट इसका अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, परपेंडिकुलर एक्सिस नहीं है, ध्यान रखना, क्लियर है। तो R1 तो कितना हो गया, 0 हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। R2 इसको ले सकते हैं, तो R2 का वैल्यू 2l आ गया। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो यहां से डालना पड़ेगा अपने को एक परपेंडिकुलर, समझा रही बात, और ये L है, ये L है, तो ये भी यहां पर L बन जाएगा, ये एंगल अपने पास 30 डिग्री निकल के आ जाएगा, राइट। तो इसकी वैल्यू तुम इजीली फाइंड कर सकते हो, फिर 45 होगा ना, नॉट की 30 डिग्री, ठीक है, ये 45, ये 45, ये 90 हो जाएगा। तो अब क्या कर सकते हैं, देखो पाइथागोरस लगा लो या एंगल लगा लो, एक ही बात है, ये हो जाएगा L, ये हो जाएगा L, सॉरी दिस इज कुछ गड़बड़ हुई क्या, ये हाइपोटेनस है, ये L है, ये 2L है, ये कुछ ऐसा बनेगा ना, फिर यहाँ से ये L होगा और ये L होगा, तो ये नहीं आएगा फिर, है ना, तो इसमें कुछ गड़बड़ है आई थिंक वैल्यूज़ में, लेट मी चेक। देखो ये 2L नहीं है, ये एक्चुअली √2L है, ठीक है, तो 2L से वहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी। तो अब क्या कर सकते हैं अपन, देखो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए ये ट्राइंगल मैंने यहां ड्रॉ किया, यहां से परपेंडिकुलर डाला, ये वही 45 डिग्री बन रहा होगा। देखो टोटल √2l है, तो √2l डिवाइड बाय 2 यानी कि l/√2 हो जाएगा, तो ये हो गया l/√2 और ये l हो जाएगा। पाइथागोरस से अगर फाइंड करोगे तो ये भी कितना निकल के आएगा, l/√2, या एंगल से भी फाइंड कर सकते हैं अपन 45 डिग्री से, तो ये हो जाएगा, है ना। तो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो बनी यहां से वो बनेगी दिस l/√2, ठीक है, और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस √2l है ही सही हो तो, राइट। तो यानी I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, I1 का वैल्यू हो गया 0 प्लस I2 के लिए आई कैन राइट 3m इंटू L/√2 का होल स्क्वायर प्लस m इंटू √2l का होल स्क्वायर, इसको बाद में सॉल्व कर लो, तो 3ml स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ये हो जाएगा 2l स्क्वायर, है ना। तो ये हो गया, देखो 3/2 प्लस 2 कितना हो गया, 2 प्लस 1.5, 3.5, 7/2, I इज इक्वल टू 7/2 ml स्क्वायर, क्लियर है बात। तो ये तो हो जाता है पार्टिकल्स के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने का तरीका, कि कैसे फाइंड करोगे, दो चीजें तुमको चाहिए, मास चाहिए एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करनी है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर मिल गई एक्सिस से, रोटेशनल एक्सिस से, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन फाइंड कर सकते हैं, है ना। अब आता है इसमें थोड़ा और इंटरेस्टिंग टॉपिक, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड करोगे, है ना। तो ये तो था पार्टिकल्स के लिए, नाउ लेट अस सी कंटिन्यूअस सिस्टम के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड किया जाएगा। तो जब कभी भी अपने पास कंटिन्यूअस सिस्टम आ जाता है तो हम क्या करते हैं, उसका स्मॉल एलिमेंट में कन्वर्ट कर लेते हैं, है ना। सो हेडिंग लिख सकते हैं अपन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ कंटिन्यूअस सिस्टम, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है। तो सपोज करो यहां पर एक तुम्हारे पास सिस्टम है, ठीक है, इसका कुछ मास दिया हुआ होगा, तो क्या करना है, रोटेशनल एक्सिस से सिंपल तुमको एक स्मॉल एलिमेंट ले लेना है सिर्फ, है ना। ये हो जाएगा dm और ये हो जाएगा r। इसके अबाउट ये सिस्टम अगर घूम रहा है तो वहां से उसकी डिस्टेंस आ जाएगी। सो देयरफॉर di फॉर अ स्मॉल एलिमेंट विल बी इक्वल टू r स्क्वायर dm। इस di को इंटीग्रेट करोगे तो इधर तो i मिल जाएगा और इधर मिल जाएगा r स्क्वायर
dm। तो फॉर्मूला वही है mr², जैसे सेंटर ऑफ मास में क्या करते थे अपन, ध्यान आ रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ r dm अपॉन m। तो फॉर्मूला हमेशा डिस्क्रीट सिस्टम से ही आता है, उसको सिर्फ इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो बन जाता है किसके लिए, कंटिन्यूअस सिस्टम के लिए बन जाता है ना। तो फॉर्मूला वही है, सिर्फ उसको सॉल्व करने का तरीका यहां पर चेंज हो गया कि उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। समझ में आ रही है? तो जब भी कंटिन्यूअस सिस्टम देगा या कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन देगा तो क्या करेंगे अपन, एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर कर लेंगे, उस स्मॉल एलिमेंट के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे, देन वी विल इंटीग्रेट इट फ्रॉम जो भी इसका लिमिट होगा वहां से वहां तक, और वो आ जाएगा आंसर। ठीक है, लिमिट पुट करने का तरीका अपने को पता है, मास डिस्ट्रीब्यूशन हमको पता है, 3 टाइप के मास डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, कौन कौन से, लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन या एरिया में, और तीसरा होता है वॉल्यूम मास डिस्ट्रीब्यूशन, तो वॉल्यूम में मास डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। तो उसके अकॉर्डिंग अपन डीएम की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। एक बार डीएम जो होगा वो लैम्डा डीएक्स आएगा, फिर सिग्मा डीएक्स आएगा, फिर रो डीएक्स, सॉरी सिग्मा डी आएगा, फिर रो डीवी आएगा, है ना। रो डीवी क्यों, क्योंकि वो वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होगा इसलिए। क्लियर है? तो बाकी सारा का सारा फंडा वो का वही है, सेम है, डिट्टो, सिर्फ ये जो स्मॉल एलिमेंट वाली चीजें है वो अपने को यहां पर करनी है। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल अपन करके देखते हैं रॉड के लिए, है ना। रॉड के लिए वहां जैसे सेंटर ऑफ मास फाइंड किया था, क्योंकि रॉड का जो है वही सबसे सिंपलेस्ट केस होता है सेंटर ऑफ मास के लिए या किसी भी डिराइवेशन के लिए, तो वही अपन चेक करते हैं। मोमेंट ऑफ inertia of a uniform rod। ठीक है, तो यूनिफॉर्म रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड करेंगे, देखो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पहले रॉड का फोटो बना लेते हैं। ये हो गया यूनिफॉर्म रॉड, इसका मास m दिया हुआ है और इसकी लेंथ दी हुई है l। ठीक है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट सेंटर ऑफ मास, ये इसका COM होगा l/2 पर, एंड परपेंडिकुलर टू द रॉड। ठीक है, तो फर्स्ट केस में जो एक्सिस है वो कौन सी है, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू its COM and perpendicular to its length। क्लियर है बात? तो यानी इसकी लेंथ के परपेंडिकुलर एक एक्सिस है जो उसके COM से पास हो रही है, उस एक्सिस के अबाउट अपने को क्या चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या किया जाएगा, सोचो एक स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं। स्मॉल एलिमेंट अब 2 तरीके, तो इसके इधर ले सकते हो, उसके उधर ले सकते हो, है ना। तो किधर भी ले लो, सिर्फ लिमिट में अपन उसको क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। यानी दो तरीके से कर सकते हो, या तो इधर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग निकालो, उधर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग निकालो, या डायरेक्टली उसको लिमिट में सब्स्टिट्यूट कर दो तो भी काम हो जाएगा अपना, है ना। तो लेट अस से कि मैंने मान लिया यहां पर एक स्मॉल एलिमेंट है, ये हो जाएगा dm और इसका लेंथ अपन मान लेंगे dx। ये जो लेंथ है इसको ले लेते हैं सपोज करो x। क्लियर बात है? तो I का जो वैल्यू होगा दैट विल बी x² इंटू dm होगा। क्या x क्या है, रोटेशनल एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस उस पार्टिकल की, है ना। तो पार्टिकल क्या है, dm है, उस वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, x है, और वो वेरिएबल है ना। तो ये हो जाएगा x² dm। dm कैसे फाइंड करोगे, dm विल बी व्हाट, लैम्डा इंटू dx। लैम्डा क्यों किया है, क्योंकि लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन है ना, लेंथ के अलोंग इसका मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए अपने को लेंथ लैम्डा कंसीडर करना पड़ेगा। क्लियर बात है? सो लैम्डा इंटू dx आ गया। लैम्डा की वैल्यू क्या करोगे, मास अपॉन टोटल लेंथ, टोटल लेंथ कितनी है l इंटू dx। ये आ गई है वैल्यू किसकी, dm की। अब उस dm को यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं अपन, तो हो जाएगा x² इंटू मास अपॉन लेंथ इंटू dx। अब बात आती है लिमिट पुट करने की। तो सोचो लिमिट कहां से कहां तक पुट करोगे। लिमिट पुट करने का तरीका मैंने तुमको बताया था कि जहां तक उस स्मॉल एलिमेंट को अज्यूम कर सकते हैं वहां तक अपन लिमिट को पुट करेंगे। तो इस एलिमेंट को अगर मैं यहां मान लूंगा सपोज करो, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो एक्चुअली x की वैल्यू यहां से यहां तक की l/2 है, लेकिन अपने पास 2 सिनेरियो हैं। 2 सिनेरियो कौन कौन से हैं, एक तो स्मॉल एलिमेंट को मैं इधर मान सकता हूं, एक स्मॉल एलिमेंट को मैं उधर मान सकता हूं। तो जब भी ऐसा काम हो कि किसी तुम्हारे रेफरेंस पॉइंट से जो स्मॉल एलिमेंट है वो इधर और इधर आ रहा है, देन वी हैव टू कंसीडर द डायरेक्शन। ठीक है, तो वहां पर इस वाले पॉइंट को अपन लिखेंगे -l/2 और इसको लिखेंगे अपन l/2।
ठीक है, तो लिमिट कहां से कहां तक लगेंगी, -L/2 से लेके L/2 तक, ये चीज ध्यान रखना। या तो तुम इसको क्या करो, दो टुकड़ों में कन्वर्ट कर दो, यहां से यहां तक का, फिर तुम लिमिट 0 से लेके L/2 तक लगा सकते हो, है ना, लेकिन फिर तुमको इसके अलावा और इधर और करना पड़ेगा। सेम काम इधर आएगा, डबल करोगे आंसर आ जाएगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्टली अगर करना है एक ही तरीके से, तो लिमिट को तुमको चेंज करना पड़ेगा -L/2 से लेके +L/2 तक, ठीक है। तो ये हो गई -L/2 से लेके L/2 तक की लिमिट। m/L कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेंगे, अंदर बच जाएगा x² dx, -L/2 से लेके L/2 तक। m/L एज इट इज, इधर हो गया x³ अपॉन 3 -L/2 से L/2 तक। m/L एज इट इज 3L, 3 को ही बाहर निकाल लेते हैं, और ये हो जाएगा देखो x³ यानी L/2 का क्यूब, L3/8 माइनस L3/8, क्योंकि माइनस ऑड पावर होती है तो माइनस बाहर आता है, तो ये हो जाएगा L3/8। और फर्दर सॉल्व किया जाए तो m/3L इंटू देखो L3/8 L3/8 2L3/8, राइट, एक L से एक L चला गया और इस 2 से ही चला गया 4 टाइम्स, तो ये हो जाएगा कितना, mL²/12। ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, ठीक है। ये तुमको अगेन ध्यान भी रखना है, डायरेक्टली ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्टली अपन कई बार इसको यूज में ले रहे होंगे। जैसे अपने सेंटर ऑफ मास बहुत सारी ज्योमेट्री लिखी थी, वैसे अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे, उन सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ध्यान रखेंगे। अपन एक अभी स्टार्टिंग के केस में है, इसलिए मैं तुमको डिराइव करके बता रहा हूं, प्रूव करके दिखा रहा हूं कि ये सारी चीजें कैसे आती है। बाद में जब अपन न्यूमेरिकल्स में इसको काम में ले रहे होंगे तो डायरेक्टली इसका फॉर्मूला यूज में लेंगे कि भाई रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास, तो mL²/12 हो जाता है, ठीक है। चलो इसी में ही मैं तुमको एक और एग्जांपल देता हूं, ये तुम खुद सॉल्व करने की कोशिश करना। अब देखो अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास नहीं है, अब अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स वन ऑफ एंड परपेंडिकुलर टू लेंथ। समझाया अब क्या है, यानी वो एक्सिस के अबाउट फाइंड करना है जो इसके किसी एक एंड से पास हो रही है और इसकी लेंथ के परपेंडिकुलर है, तो उस लेंथ के अबाउट कितना सेंटर ऑफ मास इसका आएगा, सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, वो अपने को फाइंड करना है, ठीक है। सॉल्व करोगे, वीडियो पॉज करो, एक बार ट्राई करो, मैं डायग्राम तुम्हारे लिए बना देता हूं कि डायग्राम कैसा बनेगा। ये आ गया, सपोज करो इसका डायग्राम इस एक्सिस के अबाउट चाहिए, अब यहां से ऐसे घूम रहा है ये रॉड, ठीक है। तो अब देखो जो अपनों ने -L/2 किया था ना, बेसिकली चेंज कहां पर आएगा, लिमिट में ही चेंज आएगा, बाकी तो सब कुछ सेम ही है। तो जो -L/2 किया था वो अब नहीं आएगा, अब लिमिट कहां से कहां तक जाएंगी, स्मॉल एलिमेंट को यहां मानोगे तो जो डिस्टेंस बनेगी वो 0 बनेगी, यहां मानोगे तो डिस्टेंस L बनेगी, है ना। तो ये डिस्टेंस आ जाएगी तुम्हारे पास L, मास इसका दिया ही अपने को m। तो चलो इसको सॉल्व करके देखो कितना आता है आंसर, देन विल डिस्कस। ऑलराइट, देखो स्मॉल एलिमेंट यहां पर dm अज्यूम कर लेते हैं अपन, है ना, इसका लेंथ आ गया dx। तो अगर मैं i की वैल्यू फाइंड करना चाहता हूं तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी, x² इंटू dm, x² एज इट इज, dm की वैल्यू क्या लिख देंगे, m/L इंटू dx। अब मैं बहुत सारी चीजें डायरेक्टली लिख रहा हूं, आई होप कि तुमको वो चीज क्लियर हो गई है कि dm कैसे अज्यूम करते हैं और वो कैसे वैल्यू आती है ना, यूनिटरी मेथड, लैम्डा, और इनके साथ आई थिंक कि अब तुम फैमिलियर हो चुके हो, तो इसलिए मैं ये सारी वैल्यूज जो है वो डायरेक्टली लिख रहा हूं, है ना। देखो m/L कांस्टेंट लिया, बाहर आ गया, ये बच गया x² dx। अब बात आती है लिमिट पुट करने वाली, तो लिमिट कहां से कहां तक जाएंगे, स्मॉल एलिमेंट को तुम कहां से कहां तक अज्यूम कर सकते हो, देखो ये जो डिस्टेंस होगी ना स्मॉल एलिमेंट की, ये x है, तो जब यहां अज्यूम करोगे तो x 0 बनेगा, यहां अज्यूम करोगे तो x L बनेगा, तो ये आ जाएगा 0 से लेके L तक, ठीक है। तो ये हो गया m/L, अंदर क्या बनेगा, x³/3 0 से लेके L तक, 3 को बाहर ले लेते हैं तो m/3L, और यहां हो जाएगा L³ - 0³, मतलब कि mL²/3, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका सेंटर ऑफ मास अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स एंड एंड परपेंडिकुलर टू द लेंथ।
तो ये सारे फॉर्मूले हैं ना, एक्चुअली तुमको कैलकुलेट करना भी आना चाहिए और डायरेक्टली याद भी होनी चाहिए कि कैसे आया ml²/3 और ml²/12। ये सारे यूनिफॉर्म रॉड के लिए हैं। अगर कोई दूसरा सिस्टम दिया होगा तो फिर उसके लिए अपने को सेम प्रोसीजर लगाना पड़ेगा, स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करके, और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर सकते हैं अपन। समझ आ रही बात यहां तक? चलो, तो ये हो जाएगा यूनिफॉर्म रॉड के लिए सेंटर ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया।